हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने सेकंड लेसन के बारे में पढ़ा था और हमने सेकंड लेसन को कंप्लीट भी कर लिया था, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम थर्ड लेसन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्शन जिसको हम चुनाव बोलते हैं हिंदी में, और रिप्रेजेंटेशन जिसको प्रतिनिधित्व बोलते हैं। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व, सबसे पहले हम अपने देश पर बात करते हैं, अपनी कंट्री की बात करते हैं कि इलेक्शन क्या होता है और अपने देश में जो इलेक्टिव सिस्टम है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा देश जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जा सकता है इसको। और इलेक्शन और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस दिखाता है। डेमोक्रेसी में कुछ साल बाद इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में लोगों के पास एक ही हक होता है, एक राइट होता है कि भाई वो अपने मर्जी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। मर्जी से काम करवाने का मतलब ये है कि अगर वो अपने पसंद के कैंडिडेट्स को चुनेगा तो वो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो जैसे हम डेमोक्रेसी का अगर हिंदी मीनिंग कहते हैं तो डेमोक्रेसी जो है उसको हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र को दो शब्दों से मिलकर बनाया है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोगों का और तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है। तो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन्स जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को चुन करके भेजते हैं जिनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। ग्राम सभा इन इंडिया आर क्लोजेस्ट टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ग्राम सभा जो है वो इंडिया में सबसे अच्छा उदाहरण है डेमोक्रेसी का। फिर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ग्राम सभा मानी जाती है। इसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें शासन चलाया जाता है जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज रेड्यूस्ड, जो सिटीजन्स का रोल होता है वो कम हो जाता है। अब इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, अलग अलग मेथड्स अपनाए गए हैं इसके इलेक्शन के। तो इंडिया फॉलोइंग टू डिफरेंट इलेक्शन मेथड्स, इंडिया में दो मेथड्स अपनाए जाते हैं इसके इलेक्शन के। तो सबसे पहले दिया है FPTP। FPTP मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपने रेस देखी होगी
या कोई भी गेम देखा होगा, तो उसमें जो भी आगे जाएगा, जो भी सबसे आगे रहेगा, रेस का ये एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर रेस लगाई जा रही है तो जो भी सबसे आगे होगा वही विनर माना जाता है। तो इस फर्स्ट पार्ट का कोर्स सिस्टम में भी ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है कि जो भी सबसे आगे रहेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वही विनर होगा, वही जीत जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दो जो सिस्टम है वो हमने इलेक्शन में अपनाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम FPTP, is a system of representation where a candidate who is elected in a majority is prepared as winner. It is called FPTP. तो FPTP is a system of representation. यह रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम होता है where a candidate who is elected in a majority, जिसको एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी के साथ जिताया जाता है तो उसको हम विनर मान लेते हैं और इसी को FPTP सिस्टम कहा जाता है। सपोज करो कि अगर कोई भी इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन होता है उसमें मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 500 में से 400 वोट मिली है, दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसको 50 वोट मिली है, तीसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसको 25 वोट मिली है, चौथा कैंडिडेट ऐसा है जिसको 25 वोट मिली है। तो सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो 400 वाले को मिले हैं। तो 400 जिसको वोट मिलेंगे वही विनर होगा और सबसे आगे वही है तो वही विनर होगा। यही हमारा FPTP सिस्टम होता है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर जिसको वोट मिली है उसको मान लो 300 वोट मिली है और सेकंड वाले को 299 मिली है, तो उसमें क्या है कि बेशक उसमें 1 वोट का डिफरेंस है लेकिन विनर 300 वाला ही माना जाएगा क्योंकि आगे वही है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई हार और जीत का जो अंतर है वो 1 वोट का है या ज्यादा का है। तो इसलिए विनर जो है वो फर्स्ट पोजीशन वाला ही रहेगा। तो ये हमारा FPTP सिस्टम होता है। इसके बाद है FPTP सिस्टम इज फॉलोड फॉर द इलेक्शन। तो FPTP सिस्टम को हमने कौन कौन से इलेक्शन में अपना रखा है? तो एक तो लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके इलेक्शन में हम FPTP सिस्टम को लागू करते हैं। तो लोकसभा जो हमारे MP चुने जाते हैं उनको हम FPTP सिस्टम से चुनते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स MLA जो है वो हम FPTP सिस्टम से ही चुनते हैं। उसके बाद लोकल बॉडीज जो होती हैं हमारी, जो स्थानीय होती हैं यानी कि छोटी, जैसे हम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इनके इलेक्शन भी करते हैं, वो भी हम FPTP सिस्टम से ही करते हैं। तो फीचर्स ऑफ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम क्या होता है? इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन पीपल। इस सिस्टम को एक आम आदमी भी आसानी से समझ लेता है। इसके बाद है वोटर्स कैन गेट चॉइस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। वोटर जो है वो अपने इंटरेस्ट पर वोट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जैसे हम अपनी लैंग्वेज में हल्का बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, जैसे कि भाई ये सोनीपत हल्के से है, ये खरखोदा हल्के से है, ये बड़ौदा हल्के से, ये गोहाना हल्के से है। इस तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके बेस पर हम इसको करवाते हैं। उसके बाद है टू कोऑर्डिनेट एंड मेक डिफरेंट सोशल बीइंग्स। अलग अलग जो सोशल बीइंग्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट हो जाता है, समन्वय स्थापित हो जाता है।
उसके बाद वोटर्स कैन नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर जो है वो वोट देने से पहले अपने कैंडिडेट्स की क्वालिटीज को जानना चाहेगा कि अगर मैं जिस भी कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूं तो वो किस हद तक और किस फील्ड में कितना अच्छा करके दिखा सकता है। तो हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। उसके बाद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें क्या होता है, फॉर एंसरिंग सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज देयर इज ए न्यू इलेक्टोरल सिस्टम फॉर्म इन द नेम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो कम संख्या में जहां पर लोग रहते हैं किसी भी कास्ट से, रिलीजन से, तो वो क्या होते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंश्योर की जाती है माइनॉरिटीज के लिए, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या होती हैं, कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। जैसे हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी FPTP के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम दिखा चुके हैं कि भाई हमें पता है कि भाई हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, वो कौन सी से है, वो कौन सी से है, इस तरीके से। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पूरी कंट्री की एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है। और इसका एग्जांपल इजराइल, नीदरलैंड और हॉलैंड ये कंट्री है। इसके अलावा कंट्री में भी डिवाइडेड इनटू मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कंट्री को डिवाइड किया जा सकता है इनटू मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई मेंबर्स हों, ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है इसमें जो वोट दी जाती है वो कैंडिडेट्स को नहीं दी जाती बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है। उसके बाद है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, कैंडिडेट्स जो है वो बीच में जा सकते हैं। जैसा कि FPTP में हमने पढ़ा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक कैंडिडेट को चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा को भी चुना जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज गेट सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इट गेट्स। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टोटल वोट के परसेंटेज के बेस पर जो पर सीट है वो प्राप्त करती है। इसमें क्या होता है, सपोज करो कि पार्टीज हैं A, B, C, D, ये चार पार्टी हैं। तो चार पार्टी हैं तो A पार्टी को वोट मिले 40% और B पार्टी को वोट मिले 30%, C पार्टी को वोट मिले 10% और D पार्टी को वोट मिले 20%। तो इस तरीके से जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो गए चारों पार्टीज में। तो इन चारों पार्टीज क्या है, A 40%, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे वो 40% ही चुने जाएंगे। यानी कि जितने टोटल परसेंटेज है रिप्रेजेंटेटिव की, तो उसमें से 40% जो है वो उसी ए पार्टी की होगी। यानी कि टोटल कैंडिडेट्स मान लो 200 हैं, तो 200 में से 40% जो कैंडिडेट्स होंगे वो ए पार्टी से होंगे, 30% जो कैंडिडेट होंगे वो बी पार्टी से होंगे, C 10%, D 20%।
तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्रोपोर्शन जो सीट होती है उनकी सीट का जो भाग होता है वो परसेंटेज के आधार पर होता है कि उसने कितनी परसेंट वोट जो है वो हासिल की हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो लिस्ट सिस्टम, दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज आल्सो नोन एज द हेरेस सिस्टम। इसको हेरेस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो थॉमस हेरे थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद है मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव्स। ये दो फेमस बुक्स थी जिसको थॉमस हेरे ने लिखा था और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था STPS के बारे में, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बाद फीचर्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसकी फीचर्स क्या थी? तो इसमें है पहले मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे जो मेंबर हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा ट्रांसफर ऑफ वोट्स। ट्रांसफर ऑफ वोट से इसमें क्या है कि जो वोट हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। वन इफेक्टिव वोट एंड मार्किंग ऑफ प्रेफरेंस। वन इफेक्टिव वोट और मार्किंग ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जो वन इफेक्टिव वोट है और मार्किंग है इसको प्रेफरेंस किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद है क्योटा सिस्टम। कोटा सिस्टम जो होता है ये होता है द नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू विन। कि इसमें जो कैंडिडेट होता है उसको जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ नंबर ऑफ वोट्स जो है वो जरूर चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल वोट्स, सपोज करो कि टोटल वोट्स 200 हैं, 200 वोट्स हैं और फिर टोटल कैंडिडेट्स जो विनिंग होने हैं, ये जो फॉर्मूला है ये राज्यसभा के इलेक्शन में अपनाया जाता है। तो सपोज करो कि हमारे यहाँ से 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो चुने जाने हैं राज्यसभा के लिए। वैसे हरियाणा में जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं वो 5 मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स राज्यसभा के लिए होते हैं। तो सपोज करो कहीं पर भी 200 वोट्स है टोटल और एक कैंडिडेट चुने जाने हैं 4। तो उसमें क्या होता है, जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें +1 कर दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 200/5 में से 40 और 40 इसमें +1 कर दिया जाता है तो 41। तो किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 41 वोट्स जो हैं वो कंपल्सरी हैं, वो लेने जरूरी हैं। उसके बाद है हाउ डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ये राज्यसभा इलेक्शन में अपनाया जाता है, जिसमें ये कोटा सिस्टम जो बताया है मैंने कि इतने वोट जो है वो जरूरी होते हैं, ये अपनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, इन द राज्यसभा इलेक्शन STPS इज फॉलोड। राज्यसभा इलेक्शन में STPS को फॉलो किया जाता है, इसको अपनाया जाता है। उसके बाद है ईच स्टेट हैव इट्स ऑन सीट। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीट्स जो है वो बांट दी जाती हैं और पॉपुलेशन के बेस पर उसको ये सीट दे दी जाती हैं। सीट्स डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बेस पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो डिवाइड की जाती हैं। राज्यसभा MPs आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन जो किया जाता है वो MPs
और एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं एमएलए उनके द्वारा किया जाता है। और एवरी वोटर पास हिज प्रेफरेंस, हर वोटर को अपना प्रेफरेंस जो है वो देना होता है, किसको वोट देनी है। टू गेट इलेक्टेड द कैंडिडेट शुड गेट द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, और किसी भी मेंबर को जीतने के लिए कोटा सिस्टम जो है वो देखना पड़ता है कि उसको इतनी वोट तो लेनी होती हैं, तो उन्हीं वोट्स के बेस पर उनको विनर घोषित किया जाता है। तो इसमें हमने राज्यसभा के जो इलेक्शन है उसके बारे में पढ़ा, और राज्यसभा की जो अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में राज्यसभा की जो सीट हैं वो 5 होती हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर में बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।